नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा न्यूज ब्रीफ के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानून के अमल की स्थिति की दिल्ली में समीक्षा की है। इस बैठक का उद्देश्य यह जानना था कि नए कानूनों को प्रदेश में कैसे लागू किया गया है और किस तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित इस बैठक में एलजी मनोज सिन्हा के साथ ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहली बार गृह मंत्रालय की बैठक में मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी इसलिए भी अहम मानी गई क्योंकि उन्हें इससे पहले सुरक्षा को लेकर होने वाली बैठकों में शामिल नहीं किया गया था, जिसे इसे लेकर सत्ताधारी दल ने आपत्ति जताई थी। बैठक में जम्मू कश्मीर और केंद्र के कई अन्य आला अफसरों ने भी भाग लिया है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री से मुलाकात की थी, जिससे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व कानून व्यवस्था सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई थी। दूसरी ओर एलजी मनोज सिन्हा ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर कश्मीर और जम्मू दोनों संभागों में बैठकें की थी, जिनमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को शामिल नहीं किया गया था, जिसका नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विरोध किया था। लगातार एक सिलसिले के तहत जो नए कानून क्रिमिनल लॉज मुल्क में अब लागू किए गए हैं, उनकी कहाँ तक इस्तेमाल की जा रही है, कहाँ कमी है, कहाँ इसमें और पेशरफ करने की ज़रूरत है, उस सिलसिले में इस बार जम्मू कश्मीर की बारी आई। मंत्री साहब कह रहे थे कि इससे पहले शायद 11 राज्य और यूनियन टेरिटरीज की रिव्यू दी गई। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर का और काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर का इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में रोल ठीक रहा। एक आध जगह जहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोरी रही है उसका जिक्र हुआ, उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। और जहाँ तक लोगों की चुनी हुई हुकूमत, इलेक्टेड गवर्नमेंट का सवाल है, हालांकि यूनियन टेरिटरी में कानून का लागू करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये नए कानून हैं और कानून का लागू करना एक तरफ, कानून की जानकारी भी लोगों को होनी चाहिए। कानून की जानकारी लोगों को ज़्यादा हो, उसके लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है थोड़ी सी पेशरफ्त और करनी होगी, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे, हमारे कॉलेजेस के लेवल पे, सोशल या पॉलिटिकली असेंबली में। तो इस पर भी चर्चा हुई और जो हमें करना होगा हम कर लेंगे। अब सिक्योरिटी को लेकर फ़िलहाल इस मीटिंग में कोई बात नहीं हुई। अलहदा जब गृह मंत्री साहब से मेरी पार्लियामेंट में मुलाकात हुई थी तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात की ये मीटिंग और उन मीटिंगों में अंतर है। ये मीटिंग नए कानून और उन नए कानूनों के इस्तेमाल के बारे में था। वो मीटिंग्स जो हैं वो सिक्योरिटी रिलेटेड थी। चलिए, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड मामलों में लोगों के चुनी हुई हुकूमत को शामिल ना करने का निर्णय लिया जाता है। वहीं जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में एक कार से करोड़ों रुपए की नकदी बरामद की गई है। हरियाणा के रजिस्ट्रेशन नंबर की क्रेटा गाड़ी से करीब 3 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं, जो पंजाब की तरफ से जम्मू कश्मीर में दाखिल हुई थी। इस मामले में पुलिस ने कार चालक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये दोनों कश्मीर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार लखनपुर में यह ऑपरेशन आईबी को मिली एक पुख्ता सूचना के आधार पर चलाया गया था। गिरफ्तार किए गए दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही पुलिस द्वारा इस मामले का खुलासा किया जाएगा। तो आपको बता दें, लखनपुर में एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार लखनपुर, जहां से जम्मू कश्मीर की तरफ प्रवेश किया जाता है, एंटर हुआ जाता है और इसमें एक कार से करोड़ों रुपए की नकदी बरामद की गई है पुलिस की तरफ से, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे होंगे। हरियाणा के रजिस्ट्रेशन नंबर की ये गाड़ी थी, क्रेटा गाड़ी थी, जिससे करीब 3 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। हरियाणा से ये इधर की तरफ प्रवेश कर रही थी, जम्मू की तरफ प्रवेश कर रही थी, जो पंजाब की तरफ से जम्मू कश्मीर में दाखिल हुई थी। और इस मामले में पुलिस ने फिलहाल कार चालक को और इसके साथ साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है कि आखिर ये इतना कैश लेकर ये गाड़ी कहां से कहां की तरफ जा रही थी और इनका मकसद क्या था, ये कैश किसके लिए लिया जा रहा था, कहां से लाया था। ये तमाम सवाल हैं जिनका अभी जांच पड़ताल चल रही है। रंजीव मेहता हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। रंजीव, जरा जानकारी बताइएगा विस्तार से।
देखिए शीतल, आज सुबह करीब 10 बजे के करीब लखनपुर जो एंट्री पॉइंट है पंजाब से जम्मू कश्मीर का, जैसे ही रावी दरिया का पुल पार कर एक क्रेटा गाड़ी व्हाइट कलर की HR98J9889 नंबर की ये रजिस्ट्रेशन की गाड़ी थी। इसको जो लखनपुर पुलिस का नाका है, जम्मू कश्मीर पुलिस का पहला नाका, वहां पर रोका गया और गहनता से की तलाशी ली गई। और तलाशी के दौरान इस गाड़ी में 2 युवक बैठे थे, एक गाड़ी का ड्राइवर था और दूसरा उसके साथ बैठा था। तो तलाशी के दौरान वहां से एक कैश कंसाइनमेंट मिली है, कैश की करोड़ों रुपए, लगभग 3 करोड़ के करीब बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी जो ताजा हालात हैं, जो अभी तक की सूचना है कि 1 करोड़ रुपए की गिनती हुई है, बाकी का काम चल रहा है। कुछ गिनती के दौरान भी बाधा आई थी, तो अभी देर शाम तक पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली कितने रुपए उनके पास थे। तो मैं यहाँ पर वाजे कर दूं कि जो सूत्रों से, जो हमारे सूत्र हैं, उनके हवाले से जो मिली खबर है कि जो एक कार जो 9889 जो दिल्ली की तरफ से जम्मू कश्मीर में आ रही थी, जैसे ही जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया इसने, तो उसी दौरान पुलिस ने इसको रोककर तलाशी ली, जिसमें जो कार चालक था उसने अपना नाम फहाद यूसुफ मोहम्मद अस्सी लाल बाजार श्रीनगर बताया, और उसके साथी ने अपना नाम फवाद बानी बताया है, जो नोहाटा का रहने वाला है कश्मीर का। तो यहाँ पर ये जो सारी घटना के बाद जो पुलिस ने इनको थाने में लेकर आकर पूछताछ का काम शुरू हुआ और नोटों की गिनती। संजीव, मतलब कहने का मतलब ये है कि गाड़ी जो है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हरियाणा का रजिस्टर्ड हुआ, लेकिन युवक जो है वो कश्मीर के सारे रहने वाले हैं। बिल्कुल, दोनों युवक जो सवार थे वो कश्मीर के रहने वाले हैं। सूत्रों से हवाले से पता चला है कि इन युवकों ने, एक ने जिसका नाम, जो कार का मालिक था, उसने बताया कि वह, उसका नाम है फवाद बानी। उसने बताया कि वह 8 तारीख को अपने दोस्त आरिफ के साथ इसी कार के रास्ते बाय रोड से श्रीनगर से दिल्ली गया था, और वहां पर उसने करोड़ बाग के एक सागर नामक ज्वेलर को 3 किलो सोना बेचा है। तो ये बातें उसने अभी तक जो बताई है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। ऑफिशियली अभी तक कोई बयान पुलिस ने जारी नहीं किया है। अभी थोड़ी देर पहले एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना भी लखनपुर के थाने में पहुंच गए हैं। आला अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, जांच की जा रही है और लगातार वहां पर नोटों की गिनती का काम भी जो है वो किया जा रहा है। वहीं संजीव, क्या ये पता लग पाया है कि ये गाड़ी कहां से आ रही थी? पंजाब से तो एंटर कर रही थी, लेकिन ये निकली कहां से थी? क्या इसका कुछ पता लग पाया है? और किस मंशा के साथ ये युवा निकले थे? कहां की तरफ आगे इन्हें जाना था? क्या ये अभी तक कुछ पता लग पाया है? देखिए, जो कार का ड्राइवर है, उसने मोहम्मद फहाद यूसुफ, उसने बताया कि वह 2 फरवरी को बाई एयर हवाई जहाज के रास्ते कश्मीर में गया था, जो कार को चला रहा था। वो कश्मीर से दिल्ली गया था और जंगपुरा में अपने एक दोस्त के पास था। और कल शाम को ये फवाद बानी जो है, जो अपने आप को ज्वेलरी का व्यापारी बता रहा है, वह उससे मिला और उसके साथ कार में चलने के लिए, कश्मीर चलने के लिए कहा, और वह निकल पड़े रात को। तो आज सुबह ये लखनपुर में पकड़े गए हैं। ये इस कार्रवाई में आईवी की जो भूमिका है उसको से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि काफी पुख्ता सूचना बाद ही ऐसी कंसाइनमेंट पकड़ी जा रही है। अभी पुलिस जांच कर रही है कि किस लिए, कहां से इतनी बड़ी रकम जो लाई गई और किस काम के लिए लाई जा रही है। इसके लिए गहनता से पूछताछ की जा रही है, और इसके जो सोर्स है, कहां से ये पैसा आया, उसकी भी गहनता से जांच की जा रही है। अभी तक ऑफिशियली कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि करोड़ों में ये राशि है, क्योंकि 1 करोड़ रुपए की गिनती अभी हो चुकी है, बाकी का काम अभी जारी है। जो पैसे थे वो कार की अभी सीट के आगे जो जगह है वहां पर छुपाकर रखे थे, और वहां से पुलिस ने ये बरामद की है। तो ये अपने आप एक बड़ी घटना है। रंजीव, जाहिर सी बात है 3 करोड़ का कैश बरामद हुआ है, कैश नकदी बरामद हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये एक नेटवर्क होगा, कहीं लेन देन हुई होगी, तब जाके ये पैसा आया होगा। क्या उसके बारे में कोई जानकारी मिली है अभी तक कि आखिर ये कहां से पैसा आया? क्योंकि 3 करोड़ की रकम बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल, इतनी बड़ी रकम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई परमिशन होती नहीं है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन
पैसे भेजने का सिलसिला है। अगर आपके पास पैसों का हिसाब है, लेन देन हुआ है, लिखित में पैसा है, तो उसको ऑनलाइन ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन बिल्कुल। कैश कंसाइनमेंट इतनी बड़ी ले जाना है अपने आप में एक बड़ी चौंकाने वाली खबर है, और इसको लेकर सभी एंगल से जांच की जा रही है। अभी तक पुलिस ने इसके लिए अभी कोई खुलासा जो है वो नहीं किया। एसएसपी कठुआ ने सिर्फ ये भी बताया कि 2 लोगों को पकड़ा है क्रेटा गाड़ी से, उनसे कैश बरामद हुआ। इसकी गिनती अभी जारी है और पुलिस सभी से गहनता से जांच कर रही है। जैसे ही कुछ उनके पास इसके क्लू आएंगे, वो पूरी डिटेल्स जो है वो थोड़ी देर बाद या देर शाम तक वो है वो साझा करने की उम्मीद है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखेगा इस पूरी खबर को लेकर, क्योंकि 3 करोड़ कैश जो है वो पकड़ा गया है प्रवेश द्वार लखनपुर में। इसकी गहनता से जांच हो रही है कि आखिर ये कैश आया कहां से। इतना कैश एक व्यक्ति के पास एक बैग में, और वो भी गाड़ी पे किसी एक राज्य से दूसरी जगह में ले जाया जा रहा है, तो इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है। आगे बढ़ेंगे। अब बात सांबा की होगी। सांबा जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की अनदेखी करना कई लोगों को महंगा पड़ा है। किराएदारों का ब्यौरा पुलिस को न देने के जुर्म में सांबा में 12 एफआईआर दर्ज की गई हैं। ये सभी एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सांबा, बाड़ी ब्राह्मणा, रामगढ़ और घगवाल थाने में लगाई गई हैं। आपको बता दें, जिला मजिस्ट्रेट ने कुछ समय पहले किराएदारों का पंजीकरण करवाकर उनका पूरा ब्यौरा देने का आदेश जारी किया था, लेकिन कुछ लोगों ने इस आदेश का हल्के में ले लिया, जिसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ा है। तो ये खबर सांबा से है, जहां पर किराएदारों के पंजीकरण को लेकर डेटा मांगा गया था, लेकिन वो डेटा नहीं दिया गया। ये जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की अनदेखी की गई। कुछ लोगों ने इसे हल्के में ले लिया और इस जुर्म में अभी सांबा में करीब 22 एफआईआर दर्ज की गई हैं, और ये सभी बीएनएनएस के तहत 223 के तहत जो है वो दर्ज किया गया है। और ये बाड़ी ब्राह्मणा में कुछ लोग सांबा में, कुछ रामगढ़ और घगवाल थाने में ये एफआईआर लगाई गई हैं। और इसमें ये सख्त संदेश दिया है कि जिस आदेश को हमने सामने रखा था उसकी अवहेलना लोगों द्वारा की गई है, और ये बिल्कुल भी हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं थी। आपको बता दें, जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से एक जो है वो किराएदारों के पंजीकरण को लेकर, किराएदारों के रजिस्ट्रेशन को लेकर ये आदेश दिया था। ऋषि खजूरिया सांबा से संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन हुए। ऋषि, मजिस्ट्रेट की तरफ से जो आदेश दिया गया उसकी अवहेलना की गई, उसे माना नहीं गया, और हो सकता है उसे हल्के में लिया गया होगा कि आखिर जो किराएदारों का जो पंजीकरण है उससे करवाना है वो जल्दी से बताइए, लेकिन नहीं दिया गया। अभी तक जो कार्रवाई है वो सामने है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अगर बात करें डीएम सांबा की, तो उन्होंने कुछ देर पहले एक ऑर्डर जारी किया था कि तमाम जो जिला सांबा के हाउस ओनर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, जो अपने घरों पर टेनेंट्स रखते हैं या अपने घरों पर डोमेस्टिक हेल्पर्स रखते हैं या अपनी जमीनों के ऊपर वर्कर्स को रखते हैं जो कि आउटसाइडर्स यहाँ पर आकर काम करते हैं, उनका ब्यौरा जो है वो प्रशासन ने वक्तन वक्तन मांगा है। और इसमें लोगों ने प्रशासन का सहयोग भी हमने देखा कि किया है कि जो टेनेंट्स की डिटेल्स हैं वेरिफिकेशन के लिए वो तमाम डिटेल्स कंसर्न पुलिस स्टेशन में जो वो सबमिट करवाई हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता जो बदल नहीं पा रही है। और मैं बात करूं तो कितना जरूरी है वेरिफिकेशन कराना, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफी अहम इस समय जो ये प्रोसेस है ये माना जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों से जो जम्मू कश्मीर के हालात बने हैं, आपको याद होगा कि जम्मू में एक डोमेस्टिक हेल्पर्स ने जो अपने जो मालिक है उनकी हत्या कर दी थी। तो इसी तरह से चीजें हैं जो कि सिक्योरिटी के लिहाज से काफी ज्यादा जरूरी होती हैं। तो यहाँ पर 12 एफआईआर जो ये पुलिस की तरफ से जो वो लॉन्च की गई है, जो कि बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन हो, सांबा पुलिस स्टेशन हो, घगवाल या विजयपुर रामगढ़ पुलिस स्टेशन हो, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंची, क्योंकि ये ऑर्डर डीएम सांबा ने जारी किया और इसकी इंप्लीमेंटेशन करवाना पुलिस का एक कार्य था। पुलिस ने वक्तन वक्तन इसकी इंप्लीमेंटेशन लगातार कराई है, और ना सिर्फ इंप्लीमेंटेशन बल्कि अनाउंसमेंट के जरिए तमाम लोगों को सूचित किया गया वक्तन वक्तन कि आप लोग अगर आप डेटा घरों पर टेनेंट्स हैं, इस तरह से डोमेस्टिक हेल्पर्स रख रहे हैं, तो आप उनका पूरा ब्यौरा यहाँ पर हमें दे दे, ताकि इन फ्यूचर कोई परेशानी का सबब ना बने। लेकिन शायद कुछ लोगों ने इसको हल्के में लिया, कुछ लोगों को लगता है कि शायद इससे कुछ होगा नहीं, टेनेंट्स की डिटेल देने से कुछ फायदा होगा नहीं। क्या इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो क्या अधिकतर लोगों ने ये डेटा दे दिया है जिला प्रशासन को? देखिए पूरे जिला में जिस तरह से ये रूटीन प्रोसेस अब चलाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, तो यहाँ पर पुलिस जो है वो जब एक बार लोगों को जागरूक करते हैं तो उसके बाद लोगों के अंदर एक मानसिकता उनकी सही ट्रैक पर आ जाती है कि नहीं, ये प्रोसेस हमें कंप्लीट करवाना है, इससे हम भी सुरक्षित रहेंगे, और कल को अगर हम इसकी डिटेल्स नहीं देते हैं
तो जो हाउस ओनर्स है, लैंड ओनर्स है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जो वो की जाएगी, जो कि नए कानून है BNS सेक्शन के तहत जो कार्रवाई बिल्कुल इस समय जो वो बिल्कुल की जा रही है। बिल्कुल। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डर जरूर है कि नहीं, हमने टेनेंट रखे हैं, उनकी डिटेल वेरिफिकेशन जरूर करानी है और उसके साथ उनको अपना भी ब्यौरा देना है, जो कि लैंड ओनर्स है, हाउस ओनर्स हैं। उसी के चलते कुछ लोगों ने, जैसे मैंने कहा, कि लाइटली लिया, नहीं डिटेल जमा कराई, और जब पुलिस तक ये जानकारी पहुंची, मान लीजिए कि एक इलाके में 1000 व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने घरों पर टेनेंट्स रखे हैं, उसमें से अगर 990 लोगों ने जो वो अपना कार्य पूरा कर दिया, 10 लोग उसमें रह गए, तो पुलिस के सामने वो डिटेल जो वो सामने आ जाएगी कि ये 10 लोग हैं जिन्होंने अपनी डिटेल जमा नहीं कराई। और जब पुलिस ने उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया और जब बुलाकर ये पूछा कि आपने ये डिटेल्स क्यों नहीं, क्रेडेंशियल्स क्यों नहीं हमारे साथ शेयर किए, उसके बाद जब उनके पास भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, कोई जवाब नहीं था, उसके बाद मजबूरी में पुलिस ने इनके ऊपर कार्रवाई की है। देखिए, जब कार्रवाई की गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों को, बाकियों को भी समझ आएगा कि कितना जरूरी है टेनेंट्स की डिटेल्स, डोमेस्टिक हेल्पर्स की डिटेल, या आउटसाइडर जो यहाँ फैक्ट्री में काम करते हैं, तमाम उनकी डिटेल देना कितनी जरूरी है। और आपको याद होगा कि कहीं ना कहीं टेनेंट्स की आड़ में, डोमेस्टिक हेल्पर्स की आड़ में कुछ ऐसे शरारती तत्व एक्टिव हो सकते हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकते हैं, या यूं कहें तो यहाँ आप कह सकते हैं कि खतरा मोल लेने वाली बात है। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज जो वो कर सकते हैं, बहुत सारे जो कि पहलू हैं, बहुत देश सारे उसमें इसके नहीं कारण है जिसके लिए लोगों को समझना चाहिए। लेकिन ऋषि, बड़ी बात यह है कि आम लोगों को ये जिम्मेदारी समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये उन्हीं की सुरक्षा के लिए है, उन्हीं की सेफ्टी के लिए है। लेकिन उसके बाद भी अगर आम लोग इसे नकार रहे हैं तो ये फिर आने वाले समय में दिक्कत पैदा कर सकता है। देखिए, मैंने जैसे कहा ना कि अगर टेनेंट्स आप अपने घर पर रख रहे हैं, मान लीजिए कि कहीं उसकी मानसिकता कुछ ऐसी हो कि वो कुछ गलत करने के इरादे से यहाँ पर आड़ लिए आपके घर के अंदर, तो वहां पर वो न जाने कुछ इस तरह से प्लानिंग्स रच सकता है और कुछ और लोगों को अपने साथ रिश्तेदारों के नाम पर वहां बुला सकता है और किसी षड्यंत्र को रचकर वहां का माहौल खराब कर सकता है। तमाम चीजें हमने इससे पहले बड़ी मामला में ये देखी थी कि यहाँ पर कुछ लोग यहाँ किराए के मकान में रहते थे और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एंटी सोशल एक्टिविटीज को यहाँ पर प्लान किया, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की थी। उसी को लेकर जब वक्तन वक्तन ऐसी जानकारी सामने आती है या ऐसे हादसे हो जाते हैं तो पुलिस ने अपना सख्ती से रवैया अपनाना शुरू कर दिया। और उसके बाद डीसी सांबा की अगर बात करें, डीएम सांबा की, तो लाजमी हो जाता है कि वो पूरे जिला सांबा के जो आप कह सकते हैं कि मालिक हैं, और उनका भी एक फर्ज बन जाता है कि इस तरह की जो अवेयरनेस चीजें हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स है, बिल्कुल वो किया जाए। लेकिन लोगों को अवेयर किया ऋषि, क्या इस पूरे मामले में अभी तक प्रशासन ने लोगों के सामने एक रोड मैप या कोई मैप तैयार किया है कि इस पूरे प्रोसीजर में आगे क्या कुछ होगा? अगर हम डिटेल मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं, इसके आगे की क्या कार्रवाई होगी, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाएगा, कहीं दिक्कत होती है तो उसमें क्या चीजें होंगी, क्या ये चीजें लोगों को समझाई गई हैं? देखिए, बिल्कुल वक्तन वक्तन, जैसे मैंने कहा कि ये प्रोसेस आज से नहीं बल्कि कुछ महीनों से लगातार चलाया जा रहा है। जो पिछले दिनों में जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, उसके बाद से ये स्टेप जो वो प्रशासन ने लिया है, पुलिस का सहयोग लगातार प्रशासन को मिल रहा है और पुलिस, मैंने जैसे कहा कि इंप्लीमेंटेशन करवाने में लगातार कार्य कर रही है। इसलिए लोगों को जब डॉक्यूमेंटेशन के लिए कहा जाता है, जो लोग डॉक्यूमेंटेशन के लिए आते हैं, तो पुलिस उन तमाम लोगों को कहती है कि भाई आपके आसपास के अगर कोई लोग हैं उनको भी बोल दीजिए कि अपने क्रेडेंशियल जो है वो अपने किराएदारों के हमें सौंप दीजिए, ताकि हमें भी पता चल जाए कि बाहरी इलाकों के रहने वाले कौन कौन लोग यहाँ पर रह रहे हैं। उनका जब एक पूरा डिटेल प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, जिस रोड मैप को लेकर आप बात कर रहे हैं, तो रोड मैप पुलिस और प्रशासन का क्लियर है कि जो भी अपने घरों पर किराएदार रखेंगे उनका ब्यौरा देना होगा। अगर नहीं देंगे तो आपको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, आपके खिलाफ एक्शन होगा और आपके लिए परेशानी का सबब होगा। किराएदारों के लिए तो होगा ही होगा, लेकिन आपके लिए ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है। जब जिस तरह से आपने इन तमाम जो नियमों का उल्लंघन कर दिया, इनका पालन नहीं किया, बिल्कुल तो आप जो वो सबसे बड़े जिम्मेदार हो जाते हैं। बिल्कुल सबसे बड़े जिम्मेदार। और जो कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं वो हुई भी है, कुछ लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। उम्मीद है कि इस जिला प्रशासन के इस ऑर्डर को, इस आदेश को अब इस कार्रवाई के बाद जो है वो लोग माने और पूरा जो डेटा है वो उन्हें प्रोवाइड करें। इधर आईजीपी जम्मू जोन भीमसेन टूटी ने कठवा, सांबा और जम्मू जिलों में एसओजी की संचालन तत्परता का निरीक्षण किया है। उन्होंने सीमांत क्षेत्रों में बॉर्डर प्रबंधन, बीएसएफ और बॉर्डर पुलिस के संयुक्त नाकों की समीक्षा करने के साथ साथ उन रास्तों का भी जायजा लिया जो आतंकी घुसपैठ के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बिलावर पुलिस स्टेशन में सेना, सीआरपीएफ, एसओजी और पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक की। इस दौरान आईजीपी के साथ जम्मू सांबा कठवा रेंज के डीआईजी शिव कुमार शर्मा, एसएसपी कठवा और एसपी ऑपरेशन सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे।
आगे बढ़ेंगे। राजौरी पुंछ रेंज के डीआईजी तेजेंद्र सिंह ने कहा कि ड्रग्स के काले कारोबार के खिलाफ पुलिस की जंग जारी है और इस मुहिम में पुलिस को समाज के हर वर्ग के सहयोग की भी दरकार रहेगी। राजौरी में आज पुलिस के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आयोजित वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करने पहुंचे डीआईजी तेजेंद्र सिंह ने बताया कि मौजूदा समय में ड्रग्स के कारोबार और इस जहर के आदी हो चुके लोगों को इससे बचने के लिए या बचाने के लिए पुलिस पूरे जोशो खरोश के साथ जुटी हुई है और लोग भी इस अभियान में अपना योगदान देते हैं तो यह सोने पर सुहागा साबित होता है। उन्होंने यह भी बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस तमाम सुरक्षा एजेंसियों व सुरक्षा बलों के साथ पूरा तालमेल बनाए हुए हैं और ड्रग्स तस्करों की निशानदेही कर उनकी धरपकड़ की जा रही है। अगर देता तो मैं ले ला सकते पुलिस के क्लब्स इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सामने मेरे पीछे प्लेयर है, ये भी इधर आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए। यहाँ पर सजाद जी यहाँ श्री गौरव शर्मा ये मतलब गौरव शिकार। आज जो पुलिस एक्शन की तरफ से जो प्रोग्राम शुरू किए गए स्पोर्ट्स को लेकर नौजवान को खेल कूद की तरफ लाने के लिए किस तरह का टूर्नामेंट है, क्या क्या इवेंट में? ये टूर्नामेंट जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है, इसमें एथलेटिक्स, कबड्डी, वॉलीबॉल ये 3 गेम्स हैं जिसमें हम आने वाले दिनों में टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। आज वॉलीबॉल का टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, फिर उसके बाद कबड्डी और उसके बाद एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में हम यंग बच्चों के साथ साथ जो 35 की उम्र एज ग्रुप के हैं, मास्टर्स ग्रुप है, उसमें भी पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। तो उसमें 60 साल की उम्र तक जो लोग हैं, 35 से 40, 40 से 45 अलग अलग एज कैटेगरी के, वो भी शिरकत करेंगे और विनर्स को मेडल्स और ट्रॉफीज दी जाएंगी। पुलिस की तरफ से बहुत बेहतरीन काम किए गए ड्रग्स को लेकर, नौजवानों को खेल कूद की तरफ लाने के लिए काम भी किए जा रहे हैं। कितना बड़ा चैलेंज अब बन चुका है ड्रग्स को नौजवानों से दूर रखना। ड्रग्स के ऊपर जिस तरीके से पुलिस पकड़ रही है, पुलिस का डिटेक्शन भी हो रहा है, इसमें पूरी सोसाइटी को हमारे साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। खासकर जो कि दूसरे पेरेंट्स हैं या फिर जो एनजीओज़ हैं, इवन आप लोग भी हैं, क्योंकि सिर्फ अवेयरनेस काफ़ी नहीं है। पेरेंट्स को और बच्चों को, जो अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पे चलता है उसको कैसे हैंडल करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है आना। पुलिस का काम है, हम अपना काम बदस्तूर करते रहेंगे और लोगों में अवेयरनेस भी करते रहेंगे। और जो बड़े इसमें खिलाड़ी हैं या बड़े हम इसको कह सकते हैं कि किंग पिन्स हैं, उनको पकड़ने के लिए हमारी जो कोशिश है वो बदस्तूर जारी है। जैसे अभी आपने नौशेरा में देखा होगा कि एक बड़ी खेप पकड़ी गई है, ये आने वाले दिनों में कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। इस इशारा पे एक चीज़ जानना चाहूँगा, बड़ी खेत थी, 6 किलो से ज़्यादा हेरोइन पकड़ी गई। लाइन ऑफ कंट्रोल एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त ड्रग्स को लेके, जहाँ मिलिटेंसी को लेके वहीं ड्रग्स को भी लेके है। नए नए चेहरे भी आपके सामने आते हैं हर बार ड्रग्स में। ये जो नए चेहरे हैं इनके कितना बड़ा आपके लिए चैलेंज रहता है और इन नौजवानों को ड्रग्स से मजीद दूर रखने के लिए आगे क्या करना? नहीं, उसमें जो नए चेहरे हैं हमारे पास अभी जिस तरीके से तफ्तीश चल रही है, क्योंकि ये केस तफ्तीश के बेसिस पे निकला है, उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उसमें अच्छे तरीके से पूछताछ हो रही है, उसमें एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं। उसके बेसिस पे हमें जो जो लोग मिल रहे हैं उनको हम आइडेंटिफाई करके पकड़ रहे हैं। तो उसमें सारी सिक्योरिटी फोर्सेस मिलके एलओसी के ऊपर हम अपनी जो ग्रिप है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। वहीं आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से एसडीआरएफ द्वारा पुंछ जिला प्रशासन के सहयोग से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रकृति व अन्य आपदाओं के समय लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी गई। पुंछ के डीसी विकास कुंडल भी इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन मेंढर व सुरनकोट के डिग्री कॉलेजों में भी किया जाएगा ताकि वहां के विद्यार्थियों में भी जागरूकता फैलाई जा सके। कंबल, ब्लैंकेट और रोब से लड़कियां बनाएंगी और जो लड़के एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी रहती है, अथॉरिटी रहती है, उसको हेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं और उसमें सारे लाइन डिपार्टमेंट्स के जो है वो लोग रहते हैं। वो जो डीडीएमए आती है वो रेगुलरली जो है एसडीआरएफ के, एनडीआरएफ के टेबल टॉप एक्सरसाइजेस, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स, फायर इमरजेंसी ड्रिल्स, एंटी अर्थक्वेक ड्रिल्स, इस तरीके की ड्रिल्स जो है करवाती रहती है। उसी सीरीज़ में आज जो एक स्कूल सेफ्टी का प्रोग्राम जॉइंटली एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने यहाँ पे रखा था,
और ताकि हम ये चाहते हैं कि हमारे कॉलेज के बच्चों के अंदर भी जो डिज़ास्टर को लेकर प्रिपेयर्डनेस है, उसके अंदर जो उनकी जो टेक्निक्स हैं उनके अंदर भी ये लोग सिखाएं, और ताकि वो भी अगर आपदा कभी आ जाए पुलिस डिस्ट्रिक्ट में तो उसको यूज़ कर सकें। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज रही, डिटेल में डेमोन्स्ट्रेशन जो टीम ने की है। अभी कुछ डेमोन्स्ट्रेशन जो फायर सेफ्टी ड्रिल की है वो ओपन फील्ड में हम कर रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरीके की एक्सरसाइज और भी जो हमारे सब डिस्ट्रिक्ट के मेंढर। न्यूज ब्रीफ में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।